उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय पाया कि हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने को लेकर जो जन समर्थन जुटा उसके लिए जिम्मेदार लोग दरअसल देशद्रोही हैं, सरकार के विकास के कामकाज से जलते हैं और इन्हीं लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हाथरस में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बाबत 21 एफआईआर दर्ज की है। इसमें देशद्रोह और साजिश के मुकदमे भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रात के अंधेरे में हाथरस प्रशासन का उस लड़की की लाश का अंतिम संस्कार करना किस साजिश का हिस्सा थी और क्यों रची गई थी ये साजिश, और क्या उस पीड़िता का सही और दुरुस्त इलाज, इसमें देरी होना, क्या वो भी किसी साजिश का हिस्सा था, और अगर ऐसा था तो क्यों? हाथरस मामले में 21 मुकदमे दर्ज करके देश को बताया जा रहा कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आवाज़ दरअसल अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नतीजा थी। शुक्र है अभी तक हमें यह नहीं बताया गया कि हमारा सांस लेना भी सरकार के खिलाफ साजिश है, बगावत है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि प्रशासन में, पुलिस महकमे में जिन लोगों ने पीड़िता के परिवार के साथ ये सलूक किया, पीड़िता के अंतिम संस्कार से परिवार को महरूम रखा, हालांकि सरकार कह रही है और पुलिस कह रही है कि नहीं उनसे परमिशन ली गई, उन्हीं लोगों ने किया, वो लोग वहीं पर थे अंतिम संस्कार के दौरान। तो दरअसल अगर सरकार के खिलाफ ये जो आरोप लग रहे हैं कि परिवार को महरूम रखा गया, अगर वो सही है तो फिर एसपी और डीएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया था? और अगर उनको सस्पेंड किया गया था तो जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने परिवार को जाकर वो धमकी भरे अंदाज में वो चेतावनी एक तरह से दी थी कि देख लेना अगर बयान बदलते हो तो फिर हम भी बदल जाएंगे, याद है मैंने आपको इसी शो में वो वीडियो भी दिखाया था, उनके खिलाफ तो यूपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो आखिर ये क्यों कि एसपी और डीएसपी के खिलाफ तो कार्रवाई होती है और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई और जिलाधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो क्यों? उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उन लोगों में विपक्षी दलों के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। तो कुछ वो लोग भी शामिल हैं जो हाथरस में नहीं थे मगर सोशल मीडिया पर हाथरस पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के रडार पर कई पत्रकार भी हैं जिन्होंने प्रशासन की इस दौरान काफ़ी मजम्मत की और जिनके सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के अंतिम संस्कार वाली घटना का संज्ञान लिया और हाथरस प्रशासन और पुलिस से सवाल पूछे। 21 एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि यूपी सरकार ये बताना चाहती है कि रेप और हत्याकांड से कहीं बड़ा मसला ये है कि सरकार की छवि को बदनाम किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जिसे सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये मानती आई है कि यूपी में सब जंगा से। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या नागरिकों के लोकतांत्रिक विरोध नाजायज बताने का चलन चल पड़ा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले वो सवाल, वो डर यहां आपसे शेयर करता चलो। आपको क्या अब ये नहीं लगता कि दिल्ली से लेकर हाथरस तक आप लोकतंत्र में नहीं पुलिसिया शासन में जी रहे हैं? देश अब एक बड़ी विशाल पुलिस छावनी में तब्दील होता जा रहा है। ये नया ट्रेंड चल निकला है। शाहीन बाग से लेकर हाथरस तक इतने मुकदमे दर्ज करो कि दहशत फैल जाए, इतने मुकदमे दर्ज करो कि लोग विरोध करना भूल जाएं। शाहीन बाग से लेकर हाथरस तक हमें और आपको क्या ये नहीं बताया जा रहा कि बीजेपी सरकारों के खिलाफ विरोध की आवाज़ उठती है तो उसे देशद्रोह का बिगुल समझा जाएगा? क्या आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ उठाने का मतलब है पुलिसिया कार्रवाई? आपको और हमें क्या ये नहीं बताया जा रहा है कि नए भारत का जो निर्माण ज़ोर शोर से चल रहा है, ज़ोर से भी और ताली थाली बजाकर शोर भी किया जा रहा है? इस नए भारत के निर्माण में आप और हम अब नागरिक नहीं, बस एफआईआर की संख्या से जाने जाएंगे। जो आज आप एफआईआर से बच गए हैं लेकिन कल आप उसकी जद में आ सकते हैं।
वापस लौटता हूँ हाथरस मामले पर। इस मामले को हैंडल करने में राज्य सरकार ने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया, चोरी छिपे चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश की, उससे सवाल उठने लाजमी थे, जो उठे भी। योगी सरकार को तो चाहिए था कि मामले की निष्पक्ष जांच जल्दी से जल्दी पूरी करके पीड़िता के परिवार को सांत्वना के साथ इंसाफ भी देती। लेकिन क्या राज्य सरकार वाकई लड़की को इंसाफ दिलाना चाहती थी? अगर ऐसा था तो उसके इलाज में देरी क्यों हुई? आखिर सही समय पर उसका सही इलाज क्यों नहीं हुआ? और आखिर सरकार को उसकी लाश जलाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करके ये कहा कि हमने रात में लाश इसलिए जलाई क्योंकि हमें भारी हिंसा का खतरा था। किससे हिंसा का खतरा था? चलिए, कम से कम सरकार ये तो मान रही है कि जिलाधिकारी का जो फैसला था रात में लाश को जला देने का, रात के 3 बजे, उसकी हरी झंडी लखनऊ से ही उन्हें मिली थी। योगी सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि वो सीबीआई जांच के पक्ष में है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को एक शॉकिंग और हॉरिबल इंसिडेंट बताया है। शॉकिंग एंड हॉरिबल। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया है कि वो सभी विटनेस को ढंग से, अच्छी तरह से पूरा प्रोटेक्शन दे, जो भी इस मामले के गवाह हैं, और 8 तारीख को बताए हमें। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा कि ये सब कुछ जो हंगामा हुआ लाश जलाए जाने के बाद, जो प्रेस वहां पर पहुंची, जो दूसरे विपक्षी दलों के लोग वहां पे कार्यकर्ता और लीडर पहुंचे, और ये सब जो कुछ हुआ वो दरअसल सरकार की, यूपी सरकार की छवि खराब करने के लिए किया गया। ये सरकार ने हलफनामे में बोला। यानी सरकार रेप और हत्याकांड के मामले में इंसाफ में कोताही को कबूल न करते हुए अब गेंद विपक्षी पार्टियों के पाले में डाल रही, उन लोगों पर डाल रही जिन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे कि ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। और कोर्ट के बाहर योगी सरकार उल्टा विरोध करने वालों के खिलाफ जंग छेड़ देती है, एफआईआर की झड़ी लगा देती है। हाथरस के अलावा बिजनौर, प्रयागराज और मथुरा में भी एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये मामले देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र के हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि 6 एफआईआर जो हाथरस में दर्ज हुई हैं, उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। आगे नाम जोड़ा जा सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देशद्रोह और साजिश के अलावा इन लोगों पर समाज में तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप भी लगे हैं। 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 4 लोग रेडिकल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से जुड़े बताए जाते हैं। वही पीएफआई जिस पर दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग और दूसरी जगह एंटी सीएए प्रोटेस्ट को फंड करने का आरोप लगाया है, और उनके कुछ लोग गिरफ्तार भी किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम भी जान लीजिए। अतीकुर रहमान, सिद्दीक, मसूद अहमद और आलम, इनमें से एक पत्रकार भी बताए जा रहे हैं। आखिर पीएफआई का इस केस से क्या संबंध है, ये पुलिस ने अब तक नहीं बताया। ये भी नहीं बताया है कि ये 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो किस तरह से सांप्रदायिक तनाव या जातिगत वैमनस्य पैदा कर रहे थे इस पूरे प्रकरण में। सवाल ये उठता है कि आखिर हाथरस में दलित और अपर कास्ट के झगड़े, हिंसा, रेप और हत्याकांड के बीच योगी सरकार क्या इस मसले को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है? सवाल ये भी उठ रहा है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें पुलिस ने कई दावे किए हैं कि पीड़िता के परिवार को लाखों रुपए देकर उनसे झूठा बयान दिलवाने की साजिश रची गई। पुलिस कुछ कॉल रिकॉर्ड का भी हवाला दे रही है कि उनके पास ऐसे कुछ कॉल हैं, रिकॉर्ड है। वो दावा कर रही कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए, कुछ पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी और मोदी सरकार के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं।
पुलिस ने यह आरोप भी लगाया है कि जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई, जिसमें यह बताया गया कि पुलिस से कैसे बचें, दंगों में खुद को सुरक्षित कैसे रखें अगर दंगे होते हैं तो। इस वेबसाइट में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम से जुड़ी कुछ जानकारियों को भी उठाकर चिपका दिया गया है, लेकिन पता ही चल रहा है कि CARRD.co एक ऐसा डोमेन है जिस पर जाकर कोई भी वेबसाइट बना सकता है, और इसका इस्तेमाल ब्लैक लाइव्स मैटर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के कई नागरिकों के प्रोटेस्ट के दौरान भी हुए। यानी कि इसको कोई भी बनाया जा सकता है, इसको वेबसाइट को कभी भी बनाया जा सकता है एक ओपिनियन मोबिलाइज करने के लिए। सवाल यह है कि योगी सरकार को ऐसी आशंका क्यों थी कि दलित लड़की के उत्पीड़न और हत्या के मामले से हिंसा भड़केगी, जो उसने अपने हलफनामे में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर लड़की के साथ उसके परिवार के साथ इंसाफ होता तो आखिर हिंसा की नौबत आती ही क्यों? अगर सरकार का मन साफ था, उसने सही और उचित कार्रवाई की थी, इंसाफ की पहल की थी, तो उसे हिंसा का खतरा क्यों था और किससे था? सवाल तो यूपी पुलिस के उन दावों पर भी उठ रहे जिसमें वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से बता रहे कि पीड़िता का रेप हुआ ही नहीं था। सवाल ये भी उठ रहा है कि पीड़िता का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन 8 दिनों के बाद क्यों हुआ, जबकि 72 घंटों में फॉरेंसिक सैंपल उठा लेने चाहिए। तो क्या रातों रात पीड़िता का दाह संस्कार किसी सबूत को नष्ट करने की साजिश थी? SIT की रिपोर्ट बुधवार तक आने की उम्मीद है, लेकिन क्या SIT चौंकाने वाले तथ्य ढूंढ सकता है? क्या इसका जवाब हमें और आपको नहीं मालूम? मेरा आज का सवाल, क्या नागरिकों के लोकतांत्रिक विरोध नाजायज़ बताने का चलन चल पड़ा है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।